तो रात 1:05 पर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के सीने में भारतीय वायुवीरों ने बारूद भर दिया। एक के बाद एक ऐसी मिसाइलें दागी कि पूरा पाकिस्तान सहम चुका है। जगह जगह आतंकियों की कब्र खुद चुकी हैं। कई तो इमारतों के मलबों में दफन हो चुके हैं। उनकी लाशों को निकालने में पाकिस्तान को अभी कई दिन लग सकते हैं, और अभी जानबूझकर वो पाकिस्तान अभी उनकी लाश निकालेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया को गुमराह करने की कोशिश पाकिस्तान आगे जरूर करे कि हमारे तो कुछ लोग ही मरे हैं, वो तो आम नागरिक थे। हो सकता है कि पाकिस्तान घोषित कर दे कोई आतंकी नहीं था। दुनिया के सामने एक बार फिर से ड्रामा जो करना है पाकिस्तान को, इसीलिए हो सकता है कि वो सब कुछ दबाने की कोशिश करे, जैसे लाशें दफन है आतंकियों की मलबे के अंदर। हालांकि खुद पाकिस्तान मान रहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं, तो आप आंकड़ा 200 के पार मानकर चलिए कि आतंकी 200 के पार हो सकते हैं जो अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब भी पिटता है तो बेशर्मी के साथ आंकड़े छिपाने की कोशिश करता है, उस इज्जत को बचाने की कोशिश करता है जो असल में उसकी कभी है ही नहीं। हकीकत यह कि पाकिस्तान के 250 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, और जो खबरें आ रही हैं, जो आंकड़ा बढ़ने की ओर इशारा कर रही हैं, इन सब के बीच एक खबर ऐसी भी आई है जिसने आतंकी मसूद अजहर की कमर तोड़कर रख दी, और वो गिड़गिड़ाकर भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है कि या अल्लाह, अब तो मुझे भी उठा लेना। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि आतंकी मसूद अजहर के खानदान के 14 लोगों का सफाया हो चुका है। उसके बाद भी आतंकी मसूद के दहशतगर्द सही आंकड़ा छिपाने की कोशिश में हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी मसूद के दहशतगर्दों ने यह माना कि इंडियन एयर स्ट्राइक में मसूद के परिवारों के 10 सदस्य मारे जा चुके हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 14 है या उससे ज्यादा हो सकता है। आतंकी मसूद अजहर, आपको याद होगा, कांधार हाईजैक कांड में यह रिहा हुआ था, और उसके बाद से भारत पे कभी संसद पर अटैक, कभी 26/11। इससे पहले आपने देखा कि कैसे पुलवामा में अटैक हुआ, और फिर उसके बाद पहलगाम। और ऐसे में आतंक की एक लंबी फहरिस्त थी मसूद अजहर के खिलाफ। कैसे बड़े पैमाने पर यह स्ट्राइक की, और वो आतंक का आका जो लंबे समय से, दशक भर से आतंक परोस रहा था देश में, आज वो घुटनों पर आकर कह रहा है कि या अल्लाह, अब तो मुझे ही उठा ले। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। इसके बावजूद भी, इतने लोगों के मरने के बाद भी जो चिट्ठी मसूद अजहर ने लिखी है, उसमें लास्ट में फिर कहने की कोशिश की है कि वो भारत के खिलाफ इस जंग को चालू रखेगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने भी ये रेडिकलाइज्ड लोग हैं, इनके ऊपर अभी इनके रोने पे या इनके धोने पे हमें भरोसा करना बहुत गलत होगा। जिस प्रकार से अभी कल ही जो है पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री थे, वो कह रहे थे अगर भारत इसके बाद कोई एक्शन नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन आज जब उनकी एनएससी की बैठक हुई, उसके बाद में उन्होंने चार्टर आर्टिकल 51 यूएन का कि उसका हवाला देके कि हम सारी की सारी पावर जो है अभी आर्मी को दे रहे हैं, और आर्मी जो है यानी कि जनरल आसिफ मुनीर, और आर्मी जो है वो कोई भी स्टेप उठा सकती है। तो देखिए कहां से कहां ये लोग पलटते हैं, कैसे कैसे करके ये हरकतें करते हैं। हालांकि फिराक पाकिस्तान की तो फितरत सब जानते हैं सर। वो बार बार कहता है, अभी जब हमने हमला किया उससे पहले पूरे विश्व में घूम घूम कर बता रहे थे कि हम तो आतंक पीड़ित हैं। हमने हमला किया तो पूरे विश्व के सामने उजागर हुए कि भैया आतंकियों को कैसे पनाह दी थी। सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। समरपाल सिंह तुवर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर है। सर, ये भले ही जिस तरह से आतंकी मसूद अजहर घुटनों पर आकर कह रहा हो कि या अल्लाह मुझे उठा लेता, लेकिन जो दिनेश नैन जी ने बातें कही वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं कि वो आतंक फिरक व्यक्ति है, और वो आतंक परोसने की कोशिश आगे भी करता रहेगा। लेकिन भारतीय सेना तैयार है, और हम बार बार मुंह तोड़ जवाब देकर ही बताते रहे कि आतंक को उगने नहीं देंगे। देखिए अनुराग, ये वो आतंकवादी तंजीमें हैं जिनके हाथों पे अमरीकियों का खून सना हुआ है, ब्रिटिश सोल्जर्स का खून सना हुआ है,
आईएसआई ने डबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अमेरिकी फौजों को धोखा देते रहे, उन्हें मरवाते रहे, जिसकी बदौलत उन्हें 10 साल के बाद शिकस्त खा के जाना पड़ा। तो देखें, जाहिर सी बात है कि अब इन्हें पनाह या शेल्टर कोई भी डिप्लोमेटिकली जैसे मर्जी हो कोई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल सेक्लूड हो चुका है, उसे पिछाड़ दिया गया है, उसे साइडलाइन कर दिया गया है और सिर्फ उसको अब चाइना काफी हद तक बचा सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट अपने सीपेक के प्लान को बचाने के लिए है। तो लड़ाई अब सिर्फ सीपेक को सेफगार्ड करने के लिए, वरना पाकिस्तान आज की तारीख में चाइना की प्रॉक्सी है और हमें बिल्कुल 1% शक नहीं होना चाहिए कि जो दुश्मन का पलटवार होगा वो चीनी असले बारूद के मदद से होगा। और ये लेकिन आज के समय में भारत की लंबे दौर पे भी चल सकता है। भारत की ताकत के लिहाज से क्या कोई देश सामने से कन्फ्रंटेशन कर सकता है? ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के संबंध कैसे हैं, लेकिन तुर्की पर जैसे ही सवाल उठने शुरू हुए कि क्या उसने किसी तरह से कोई फाइटर जेट्स भेजे, उसने पहले हाथ खड़ा कर दिया, साहब मैंने नहीं भेजे। तो क्या चाइना उस स्थिति में है कि चाइना भारत से सीधे तरीके से किसी भी तरीके से कोई लोहा ले? समर सर, देखिए अनुराग, आज की तारीख में चीन भी जानता है कि उसने एक गलत कदम रखा, उसके खिलाफ कॉड पहले बना हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, हम पहले इकट्ठे इनके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट पे आज की तारीख में रूस की युद्ध पोते आई हुई हैं। जो 7th फ्लीट है अमेरिका की, वो ताइवान स्ट्रेट में वो पहली डिप्लॉयड है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो चीन जानता है कि उसने एक गलत कदम उठाया और मतलब उसके लिए वो है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, और फिर बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी चाइना के पीछे आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि पहली चीज तो चाइना ओपनली कुछ करेगा, और यदि कुछ भी हरकत होगी वो पाकिस्तान मिलिट्री के जरिए ही होने वाली है। क्योंकि देखें, रशिया और यूक्रेन वॉर भी देखें, इनके युद्ध के बीच में कोई तीसरा मुल्क नहीं आया। एक बहुत बड़ी खबर आ गई, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कहा, दुस्साहस किया तो करारा जवाब मिलेगा। ये सब जानते हैं पाकिस्तान कायर है और वो कायरतापूर्ण हरकत करने से बाज नहीं आए। लेकिन भारत किस इंटेंशन के साथ है, ये अजीत डोभाल के बयान से आप समझ सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। वो कह रहे हैं कि दुस्साहस किया तो करारा जवाब मिलेगा, पाकिस्तान कुछ करने की ना सोचे। हालांकि जैसे ही भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद से ही पाकिस्तान बॉर्डर पर एक्टिव हो गया था। जो कायराना करतूत वो करता है, उसने सीजफायर का वायलेशन किया था और उसके बाद से लगातार गोलीबारी हो रही थी। हालांकि वो अभी भी थमी हुई है। लेकिन अजीत डोभाल का ये कहना, दिनेश नैन सर, भारत इसका मतलब ये कि पूरी तैयारी के साथ है। भारत को पता था कि अगर भारत ये हमले करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान कायराना करतूतों से बाज नहीं आएगा। और शायद वो तैयारियां हैं और वो तैयारियां अजीत डोभाल के बयान में समझ में आती हैं। देखिए, जो पाकिस्तान की सेना है वो आज की तारीख में चीन के हाथों से खेल रही है। ये जो अटैक हुआ है इसमें कहीं ना कहीं चीन का भी हाथ था, लेकिन वो छुप कर था। अभी जो आज की इनकी एनएससी की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर हालांकि थे तो शहबाज शरीफ से लेकर उसकी पूरी कठपुतली जो वो कैबिनेट है वो बैठी हुई थी, लेकिन सारा मुद्दा क्या डिसाइड होकर के क्या बाहर आना है ये सिर्फ आसिफ मुनीर ही तय कर रहा है। क्योंकि आज एनएसए की पोस्ट पे आसिफ मुनीर ने अपना डीजी आईएसआई का जो जनरल असीम मलिक है उसको बिठा दिया है, और असीम मलिक के सामने कैबिनेट की क्या हैसियत जो कुछ बोल दे। तो जो आसिफ मुनीर ने आज डिसाइड किया होगा वही चीज इस कैबिनेट ने मीटिंग खत्म करने के बाद कही कि हम आर्टिकल 51 जो कि यूएन का है, यूएन का आर्टिकल 51 ये नहीं कहता है पाकिस्तान की सुपारी ले चुका है। 51 सर, ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर तो पाकिस्तान की सुपारी ले चुका है और वो बर्बाद करके ही छोड़ेगा। दिनेश नैन साहब, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए ऐसा ना अनुराग, आर्टिकल 51 यूएन का ये नहीं कहता कि अगर हम लोग टेररिस्ट के ऊपर एक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शन करने से कोई सेना को हक है कि वो उस जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं उन पे कोई एक्शन करे। और इन्होंने सरेआम चेतावनी दे दी कि अभी पाकिस्तान को भारत के ऊपर एक्शन करने का हक है और ये हम पूरी पावर सेना को देते हैं, यानी जनरल आसिफ मुनीर। देखिए, जनरल आसिफ मुनीर ही
इन सब जो जितने भी आतंकवादी हैं इसका सरगना है। इसी के दम पे जो उसने स्पीच दी थी, अगर पाकिस्तान, और जैसा कि दिनेश नैन सर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से तो सारा चार्ज अब दे दिया जा चुका है आसिम मुनीर को, तो अगर पाकिस्तान कुछ करने की सोच रहा है, फिर से अपनी कायराना पूर्वक हरकत अगर दिखाने की वो सोच रहा है आसिम मुनीर के जरिए, तो फिर पिटेगा, क्योंकि अजीत डोभाल तो क्लियर कह चुके हैं कि भैया हम तो तैयार हैं। देखिए अनुराग, हमें ना यहाँ पे थोड़ा गणित में जाना पड़ेगा। वी हैव टू गो इन द स्टैटिस्टिक्स। तो पहली चीज तो मैं आपको और दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में पाकिस्तान के पास सिर्फ हफ्ते से लेके 10 दिन का आर्टिलरी शेल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मैक्सिमम शेल जो 155 mm शेल थे वो सारे के सारे यूक्रेन डाइवर्ट कर दिए थे, और यूक्रेन में भी अब उसकी किल्लत है और पाकिस्तान भी उसको वो मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड नहीं कर सक रहा है। तो देखें, उनके पास वैसे ही शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो चुकी है। तो एक तो प्रैक्टिकलिटी यह है कि पहले चीज तो 10 दिन का इनके पास आर्टिलरी का असला बारूद है। फिर दूसरा बड़ा फैक्टर ऑयल, FOL, द फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेट। तो देखें, आपको अगर एक आर्मर्ड टैंक का एक पूरा बड़ा दस्ता अगर आपने उसे एक हफ्ते तक चलाना है तो कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्चा ही खर्चा होता है। तो देखें, इन्होंने पहले ही अपने जो पेट्रोल पंप से सिविल के उन्हें रिजर्व करके रख लिए हैं, उन्हें ईयर मार्क कर लिया है कि ये पेट्रोल पंप सिविल में किसी को अब तेल नहीं देंगे। तो वहां पे भी पब्लिक को बहुत परेशानी और दिक्कत फेस करने का प्रॉब्लम हो रहा है। फिर तीसरा इन्फ्लेशन, और चौथा सबसे बड़ा दुश्मन जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का है वो है PTI, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी, जो कि इमरान खान की है, जिनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स आर्मी ने डाल के रखे हुए अंदर, जो इन्होंने घर जा जाके जो PTI के सपोर्टरों को गायब किया रातों रात। फिर इनके जो अलग से जो फ्रंट है, और जब पाकिस्तान खुद अपनी इतनी चुनौतियों से जूझ रहा है, तो चाइना की बैसाखी लेकर भारत से लोहा कितने दिन तक ले पाएगा? आटा, डेटा और उसके बाद अब एम्यूनिशन, सब चीज की तो कमी है खैर पाकिस्तान के अंदर। मैं इस पर बात करूंगा। एक बड़ी खबर आ गई है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कैसे बौखलाए ये जानिए। पाकिस्तान के धर्मगुरु साहिबजादा हामिद रजा की धमकी, भारत के खिलाफ बदला लेने की धमकी दी। भारत ने 24 मिसाइल मारे, हम 48 मारेंगे। हामिद रजा साहब कह रहे हैं भारत के मंदिर, डैम पर अटैक करेंगे। हामिद रजा कह रहे हैं, अच्छा ये धर्मगुरु हैं, इनको शायद पता ही नहीं कि कैसे होता है हमला। आपको सुना देते हैं एक बार कि हामिद भी शायद यही ऐसे ही लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, शायद एडवाइजर टाइप के लोग हैं जो पाकिस्तान को आज इस कदर इस हालत में ले आए कि ना आटा है, ना डेटा है, ना लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए ना हथियार हैं। लेकिन बहुत जल्दी से मैं समर सर आप ही से समझ लेता हूं, ये पाकिस्तान के धर्मगुरु हैं। भाई मुझे नहीं समझ में आता कि इनको डिप्लोमेटिक कितना नॉलेज है, डैम गिराने के लिए और भारत पर मिसाइल लॉन्च करने के लिए क्या क्या जरूरत होगी। मुझे नहीं समझ कि इनको कितनी समझ है इस बात की, लेकिन ये ज्ञान जरूर दे रहे हैं टीवी के ऊपर। तो क्या ये पाकिस्तान जो कह रहा है सिर्फ ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि भैया हम पर हमला हुआ है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, या वाकई कुछ प्लान कर सकता है? देखिए अनुराग, यदि इन्होंने मिसाइल लॉन्च से हमला किया तो इसका सीधा सीधा जवाब इंडिया की नेवी देगी, और इनका जो कराची पे जो बंदरगाह है वो शायद ही अगले दिन की सुबह देख सकेगा। इन्हें अंदाजा नहीं है कि अगर इन्होंने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो अभी आज की तारीख में जो इन्होंने नुकसान उठाया है उसकी तो कीमत इन्होंने अदा की है। पर इसके अलावा अगर इन्होंने आगे बढ़ के कुछ नुकसान किया हिंदुस्तान के लोगों का, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम बैकफुट पे आएंगे। फिर मुझे लगता है कि ऐलाने जंग ही होगा और ये लंबा चलेगा। भाई कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको पता होता ना कि तिजोरी में कितना रखा हुआ है पैसा, तब तो बाहर जाकर खरीदारी की बात करता है। ये पाकिस्तान किस बिना पर कह सकता है? सिर्फ कि पाकिस्तान के लोगों को बताने कि नहीं साहब हमने आतंकियों को पाला और उस पर हमला हो गया, तो अब सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बताना है कि नहीं नहीं हम भी कुछ करेंगे, इसलिए बोल दे रहे हैं ये लोग। देखिए इसके अनुराग 2-3 कारण हैं। सबसे पहला तो ये जो धर्मगुरु रजा दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका प्यादा है, इनका चमचा है आसिफ मुनीर वगैरह का, तो ये वही भाषा बोलेगा जो आसिफ मुनीर को खुश करेगी। लेकिन लाल मस्जिद के जो मौलाना है, मौलाना अब्दुल अजीज रजा, उन्होंने जो घोषणा की 2 दिन पहले, जहां पे काफी मौलाना बैठे हुए थे कि भारत के खिलाफ आप लड़ना चाहोगे, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया।
और फिर उसने कहा कि ये लड़ाई जो भारत के साथ की जा रही है, चाहे वो मिलिट्रीली हो, चाहे वो जो ये टेररिज्म को इस्तेमाल करके हो, ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है। तो एक चीज तो हम क्लियर कर लें कि अब तक जो कश्मीर के अंदर या भारत के खिलाफ ये लोग इस्लाम का नाम लेकर के यहाँ के लोगों को भी, ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी और हमारे लोगों को भी और अपने आप भी इसको इस्लाम का रूप देकर के इसमें थोड़ी सहानुभूति ले लेते थे या लोगों की सपोर्ट लेते थे, वो चीज अब भारत काउंटर कर सकता है कि इनके जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसका ही बंदा कह रहा है कि भारत में तो मुसलमानों पे इतनी जुल्म होते ही नहीं जितने जुल्म इनके बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। तो ये बात तो हो गई इनकी। रही बात जो अब ये पावर दे दी गई है आज आसिफ मुनीर को, यही कारण है कि ठीक है सर, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आ रहा हूं आपके पास। समरपाल से अमेरिका, मैं मेरे देशवासियों को यह समझाना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ये हमले कर रहा है, मतलब हमले की बात कह रहा है, भाई आतंक वो पीछे के दरवाजे से आतंक का रास्ता अख्तियार करता है तो पूरा विश्व जानता है, लेकिन आज जब भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी और पाकिस्तान ये बातें कर रहा है तो क्या भारत की स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि ये तो हमसे ऊपर जो भारत के अंदर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये पूरा सब कुछ रणनीतिक तौर पर डिजाइन किया होगा, ये तो जानते होंगे कि पाकिस्तान ये कर सकता है, तो कोई ना कोई प्लान भारत के पास भी मौजूद होगा जो पाकिस्तान को फिर सबक सिखाएगा। देखें अनुराग, अभी फिलहाल तो मैं देशवासियों को जो अभी ये टेलीकास्ट देख रहे हैं इतना बोल सकता हूं कि आज शाम को जो मॉक ड्रिल होगी उसे बहुत बहुत सीरियसली लें। आप अपने राशंस को स्टॉक करें, ठीक है, कम से कम 2 महीने के अपनी दवाइयां स्टॉक करें, और जितने भी डैम वाली साइट्स हैं जहां पे भी हमारे बांध हैं वो प्राइम टारगेट है आज की तारीख में। आप प्लीज अपनी बात को पूरा कीजिएगा। मतलब क्या वो जो धर्मगुरु, सो कॉल्ड धर्मगुरु जो कह रहा है, उसमें कोई सच्चाई हो सकती है? क्या इस तरह का कोई प्लान कर सकता है पाकिस्तान? ऐसे लोगों के बहुत बयान आएंगे, ये सच्चाई से बहुत दूर है। ये लोगों के ये अंधे हैं, इनका माइंड और जो आइडियोलॉजी है और जिस तरीके से ये रेडिकलाइज हुए हैं, ये मरते मरते भी बोलेंगे कि ये जीत ही रहे हैं, ये इतने ढीठ है। तो ये बेसिकली ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मतलब उससे नजरअंदाज करते हैं, ये ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इन्हें एक ही नैरेटिव दिया जाता है, उसी को फॉलो करेंगे, चाहे वो झूठ हो, सच तो होता ही नहीं, और झूठ हो तो उसे और एक प्रोपेगेंडा के तौर पे प्रमोट करते हैं। और मैं इन्हें ब्लेम नहीं करता क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है। तो अनुराग, हम इनको क्या ही बोलें, इनको एक ही भाषा समझ आती है जो कल रात हमने इन्हें अच्छे से लेकिन वो जो आप फेक प्रोपेगेंडा वाली बात कह रहे थे सर, वो तो पाकिस्तान का तब भी दिख गया जब कह दिया कि हमने इंडिया के इतने फाइटर जेट मार दिए। अच्छा, एट द सेम टाइम उनसे पूछो कि भैया आप आटे का भाव क्या है, तो शायद ज्यादा पाकिस्तानी जो है भारत हमला कर रहा है, इससे ज्यादा वो आटा लूटने पर चले जाएं। स्थिति ये है पाकिस्तान की। खैर, 48 मिसाइल दागने की बात कर रहे थे। 48 मिसाइलों के भाव नहीं पता होंगे, ये मिसाइल बनती कैसे, वहां पर दागी कैसी जाती, ये नहीं पता होगी वो मौलाना साहब को, और वो कह रहे हैं भारत पर 48 मिसाइल दागेंगे। खैर दिनेश नैन सर, लेकिन तैयारी भारत की होगी सर? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि भारत तैयार होगा, उसे भारत को पता है कि पाकिस्तान की फितरत क्या है, और हमने जो किया है, भारत ने आज सुबह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमें पता है कि हमने क्या किया है। तो अगले स्टेप के लिए भारत रेडी होगा, और वो अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, भारत को तो तैयार रहना ही चाहिए, ऐसा सवाल है। देखिए, अगर ये आसिफ मुनीर ने कोई भी हिमाकत की तो मेरा मानना है कि ये सब के सब आधी सेना इसकी रेडिकलाइज्ड है, ये खुद एक रेडिकल फैमिली से आता है। लेकिन समरपाल सर, मैं अभी कुछ रिएक्शंस देख रहा हूं। मनोज नरवणे साहब ने, जो कि पहले सर्व कर रहे थे, उन्होंने लिखा अभी पिक्चर बाकी है। तो क्या हम डिफेंसिव मोड से ज्यादा अभी भी हम क्या एग्रेसिव मोड में भी हैं? क्या अभी कुछ और भी हो सकता है? क्या ये भारत के अटैक का चैप्टर नंबर 1 हो सकता है क्या? देखिए अनुराग, जब मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनती है तो इसे फेजेस में बांटा जाता है। फेज 1 और फेज 1 तय करेगा फेज 2 कैसे होगा। अब फेज 1 में अगर हमने ये हरकत की है तो अब फेज 2 होगा दुश्मन के रिस्पांस के मुताबिक। अब अगर दुश्मन हमें बाय सी रिस्पांस देता है तो हमारा फेज 2 कैसे होगा। तो बेसिकली लैंड, एयर एंड सी,
इन तीनों का जो सिनेरियो होगा उसके मुताबिक फेज 2 होगा, और फेज 2 के बाद फिर देखा जाएगा कि यदि अभी सही टाइम है इनकी मिलिट्री को वीक और तोड़ने का, तो फिर हम इसके प्रति फेज 3 में भी जाएंगे। पर देखें, हर एक फेज की समय सीमा होती है और मुझे लगता है कि फेज 2 थोड़ा सा लंबा दौर चलेगा, जिसमें हम टैक्टिकली इनकी सप्लाई चेन्स नष्ट नाबूद करेंगे, फेज 2 से जाने से पहले तक ठप करेंगे। हम पाकिस्तान को भी टेस्ट कर लेंगे क्या कि उसकी गीदड़ बक्कियों में कितना दम है? आपने कहा ना कि सर फेज 2 जाते जाते टाइम लगेगा, समरपाल सर। हाँ जी, हाँ जी। तो तब तक क्या हम पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों को भी एनालिसिस कर लेंगे कि वो क्या कर सकता है? देखिए, उनका प्रोपोगंडा मशीनरी बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि उसकी फंडिंग इतनी आ रही है, और ऊपर से जितने भी ये जो सोशल मीडिया पे जो प्रोपोगंडा चल रहा है कि 5 हमारे हवाई जहाज क्रैश कर गए हैं, बल्कि जो वीडियोस और विजुअल्स आ रही हैं वो F-17 के विजुअल आ रहे हैं, और एक इन्होंने फ्रेंडली फायर इन्होंने अपने खुद का ही एक F-16 गिराया है। तो देखें, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, रेकेज भी मिला हुआ है, पर वो मानने को इनकार कर रहे हैं। एंड देखिए, सबसे अद्भुत बात आज के जमाने में ये है कि देखें, अभिनंदन जी के साथ जो हुआ वो वीडियो बाहर आ गई। यदि वीडियो का जमाना नहीं होता तो शायद वो ना बच पाते। सेम आज की तारीख में जहां पे हमने हमले किए हैं वो ओपन पब्लिक में है, इमेजेस आउट हो चुकी हैं। इनका जो पर्दाफाश करना था झूठ का, पूरे वो दुनिया के सामने हो चुका है। जो एक सॉफ्ट अपनी तरफ सेंटिमेंट्स लेने की कोशिश करता है पाकिस्तान की। देखिए साहब, हम खुद पाकिस्तान के लोग आतंकवाद पीड़ित हैं। आज एक्सपोज हुआ पाकिस्तान कि भैया आतंकियों को तो आप पनाह दे रहे थे, मैं आप दोनों के पास की जाती है, फंडिंग यहीं के लिए होती है और यही ट्रेनिंग सेंटर है। सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर में जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मेन बात यह है कि आतंकी मसूद अजहर बहावलपुर का ही रहने वाला है और इसीलिए इस जगह को स्ट्रेटेजिकली टारगेट किया गया और कैसे टारगेटेड हमले हुए वो सबने देखा। इधर जैश-ए मोहम्मद की टेरर हिस्ट्री भी जान लीजिए आप, जिसे जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भारत आतंकी मसूद अजहर के पीछे क्यों पड़ा है, क्यों उसके आतंकी खानदान का सफाया भारत ने किया। मैं आपको यह बताता हूं। अप्रैल 2000 की बात है, जब श्रीनगर के बडामी बाग में आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए और उसमें मसूद अजहर का नाम। साल 2001 ये अक्टूबर की घटना है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ और 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। फिर दिसंबर 2001, ये कौन भूल सकता है कि संसद पर हमला हुआ था और 14 लोगों की जान चली गई। जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था, 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे, ये करने वाला था मसूद अजहर। सितंबर 2016 उरी में हमला हुआ और 19 भारतीय सैनिकों को मार दिया गया, सैनिक शहीद हो गए। फरवरी 2019 पुलवामा हमला, 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। तो आप ये समझ गए होंगे कि भारत जैश ए मोहम्मद का खात्मा क्यों करना चाहता है। बहावलपुर में जिस सुभान अल्लाह मस्जिद को इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट किया, असल में वो मस्जिद नहीं बल्कि टेरर फैक्ट्री है, उसे आप टेरर फैक्ट्री कहिए। चाहे लखवी है, चाहे मसूद अजहर है, या फिर आप हाफिज सईद कह लो या उसका बेटा तलहा सईद कह लो, इन सब लोगों का सबसे पहले इन सब लोगों का जहन्नुम पहुंचाना बहुत जरूरी है। सर नंबर आएगा सर, और ये भारत ने एकदम क्लियर स्टेटमेंट दे दिया। मैं सर आ रहा हूं एक बार फिर से समरपाल सर, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन, फिर एक बड़ी खबर आ रही है। तो हमने मतलब आतंकी फैक्ट्री को खत्म किया जो जैश ए मोहम्मद की आतंकी फैक्ट्री को चलाया करता था। लाहौर रावलपिंडी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पाकिस्तान तमाम वो कोशिशें कर रहा है जिससे वो भारत की तरफ। In association with DBS Global University Dehradun, converging AI and passion into business. When the stakes are high and the answers are elusive,